आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टैली प्राइम 6.0 के एक बेहतरीन फीचर के ऊपर। किस तरीके से हम अपने बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट से आप टैली में एंट्री पास कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपकी बैंकिंग टैली में हो रखी है तो आप बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी बैंकिंग को रिकंसाइल कर सकते हैं। ये आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ। 6.0 जैसा कि आप सभी को पता है टैली ने अभी अभी इंट्रोड्यूस कर लिया है, बहुत ही जल्दी मार्केट में ये अवेलेबल हो जाने वाला है। इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें आपको 6.0 का फीचर्स भी डिस्कस किया था कि देर आर लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स, स्पेशली दिस रिलीज ऑफ टैली प्राइम इज टोटली कनेक्टेड टू योर बैंकिंग सॉल्यूशंस। यानी अगर बिजनेस को बैंक से रिलेटेड, ऑब्वियस ही बात है, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस चढ़ाने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट को टाइम टू टाइम बैंक से मंगवाना होता है, या फिर आप अपनी नेट बैंकिंग यूज़ करते तो वहाँ से डाउनलोड करना होता है। अब तक क्या होता था कि हम अपने बैंक स्टेटमेंट को टैली के साथ मैन्युअली रिकंसाइल करते थे। अभी क्या हो गया, अभी ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बेसिकली कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशन जो टैली ने आपको प्रोवाइड किया है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं और हम लोग आज देखते हैं कि किस तरह से हम टैली में अपनी बैंकिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चूंकि टैली प्राइम 6.0 अभी तक आया नहीं है, इसका बीटा वर्जन अवेलेबल है और मैंने आपके सामने इसका बीटा वर्जन ही ओपन कर रखा है, लेकिन मैंने लाइसेंस सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन कर रखा है, सिल्वर एडिशन लाइसेंस। जो आज की ये क्लास है वो आप एजुकेशनल मोड पर नहीं कर पाओगे, तो आपके पास आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी जाके आप अपना काम कर पाओगे और ये जो बैंकिंग है उसको आप आसान बना पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट की और उसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूं आप सभी को कि सबसे पहले आप जैसे एक्सचेंज में जाओगे, पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूं, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कंपनी क्रिएट करने का। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप लोग अगर न्यू यूज़र हैं तो आप भी अपने लिए इस वीडियो को देखते हुए अपनी बैंकिंग को आसान बना सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, कॉमर्स हब एजुकेशन उदयपुर। मान लो ये हमारी एक कंपनी है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ कॉमर्स हब एजुकेशन उदयपुर। एड्रेस आप अपना जो भी एड्रेस हैं आप अपना कंपनी का, अपनी फर्म का, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और आफ्टर दैट आपको अपना स्टेट पिक कर लेना होगा, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पर पिक कर लाना होगा और फाइनेंशियल ईयर आपका जैसे अभी 24-25 रनिंग में है तो हम लोग 24-25 ले लेते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। अब अगर देखिए, ये तो तब करना है जब आप इस फीचर्स को ही स्पेशली ट्राई करना चाह रहे हो। अगर आप एक रनिंग अकाउंटिंग कर ही रहे हो अपनी बुक्स में तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है और आप अपने ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी टैली पे कर रहे होंगे। आप अपना परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सारे आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो आप रनिंग कंपनी में ही आप इस फीचर को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी मैं फिलहाल में कुछ एडिशनल जैसे जीएसटी को मैं नो कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को बैंकिंग देखना है। तो उन फीचर्स का, F11 के फीचर्स का बैंकिंग से कोई लेना देना एक तरह से नहीं है। अब आप समझिए कि बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना और उससे मेरे को ऑटो रिकंसाइल करना, डायरेक्ट वाउचर एंट्री करना, ये सब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले टैली प्राइम 6.0 की स्पेशल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। एक्सचेंज के अंदर आप अगर जाएंगे तो आपको यहां पर ऑल बैंकिंग ऑप्शंस नजर आएंगे और यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर लॉग इन लॉग आउट वाला ऑप्शन नजर आएगा। तो अगर आप टैली का कनेक्टेड बैंकिंग सॉल्यूशन, स्पेशली ये जो 6.0 लाने के पीछे टैली कंपनी का क्या है कि आपके बैंक को पूरा सॉफ्टवेयर के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्शन दे दिया जाएगा, तो आप इस फीचर को यहां पर यूज कर पाओगे। लेकिन अभी मैं बताता हूं, अभी भी ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी रिसेंटली टैली कंपनी भी इस पे काम कर रही है। टैली ने अभी तक एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इस फीचर को कनेक्टिविटी कर दिया है ना। उनका टैली का जो लाइजनिंग है वो एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ हुआ है, बाकी बैंकों के साथ इनका लाइजनिंग अभी चल रहा है। तो अभी बहुत जल्दी मार्केट में टैली मोस्ट ऑफ द बैंकों के साथ क्या कर लेगी, अपनी लाइजनिंग कर लेगी। और जब इसकी लाइजनिंग हो जाएगी तो आप यहां से क्या कर पाओगे,
आप टैली का कनेक्टेड बैंकिंग फीचर यूज कर पाओगे। तो आप यहां से लॉगिन पे क्लिक करोगे, आप अपना .NET आईडी डालोगे, पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, आईडी डालोगे, आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। ओटीपी डालते ही आपको बैंक कनेक्ट करने की फैसिलिटी देगा, और जब बैंक कनेक्ट करने की फैसिलिटी देगा टैली आपको, तब आपको उसमें सारे जो बैंक लिस्टेड बैंक होंगे जिनके साथ टैली का कनेक्शन बन चुका होगा, वो लिस्ट आएगी। अभी उस लिस्ट में आपको सिर्फ एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ही मिल रहे हैं। तो अगर किसी व्यापारी का एक्सिस में अकाउंट है या कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, वो तो इस कनेक्टेड बैंकिंग सॉल्यूशन को आप टैली 6.0 लॉन्च होते ही आप अपनी सिस्टम में अपने बैंक अकाउंट को अटैच कर लोगे, और नेट बैंकिंग का पूरा एक तरह से आप डायरेक्ट यहां से बिना नेट बैंकिंग आईडी लॉगिन किए आप टैली से ही ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन अगर अभी आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो ये फीचर अभी आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। अभी तो टैली 6.0 एक तरह से देखें तो ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ है। ऑलराइट, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं कि चलिए मान लो मैं उस ऑप्शन को यूज नहीं करता हूं, सपोज मैं यहां से नहीं लॉग इन लॉग आउट करता हूं। अच्छा सर, उस फीचर से क्या होने वाला है? उस फीचर से यह होने वाला है कि आपका बैंक अकाउंट जब आप कनेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट जब चाहे तब निकाल पाओगे, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन कर पाओगे। जैसे आप अपना नेट बैंकिंग चला रहे हो वैसे ही आपको अपना स्टेटमेंट देख पाओगे, अपना बैलेंस देख पाओगे, और डायरेक्ट आप रिकंसाइल होता जाएगा आपका डेटा, और आप डायरेक्ट वहां पर वाउचर एंट्री कर पाओगे। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज ये फीचर मैं यूज नहीं करता, तब भी मेरे पास अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो मैं क्या फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकता हूं टैली की, मैं बताता हूं। अभी तक जो लोग मैन्युअली रिकंसाइल करते थे बैंक ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स के साथ, उनको ये करने की जरूरत नहीं है। उनको सीधे सीधे क्या करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, और वहां से अपना, देखिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट यहां पर एक क्या कहते हैं फोल्डर बना रखा है, और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक्सेल के अंदर अपना एक बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखा है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूं। आपको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करना है, और आपको अपना जो भी पीरियड है, टाइम पीरियड पिक करके अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बैंक में आपको डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है वो पूछता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हमें प्रिंट निकालनी होती है हम पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं। अभी आपको क्या करना है कि इसको डाउनलोड एक्सेल में करना होगा। तो जब आप एक्सेल में डाउनलोड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको देखिए आपका पूरा स्टेटमेंट, इस मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा इसको, ये मेरा पूरा 1 साल का ट्रांजेक्शन है जो मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया 1 अप्रैल 2024 से लगाकर। अभी आप अगर देखो तो ये देखिए 15 अप्रैल की एंट्री से लगाकर आपका ये लास्ट 11 फरवरी यानी कल तक का पूरा ट्रांजैक्शन इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, आज मैं 12 फरवरी को ये वीडियो जैसे बना रहा हूं, तो 1 साल का मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां पर डाउनलोड कर लिया बैंक का। अब मैं इसको एक बार के लिए ओपन ही रखता हूं। क्यों ओपन रखता हूं अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम वापस आते हैं टैली प्राइम 6.0 में, और हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको कंपनी बनाना है। हमेशा ध्यान देना, स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला काम कंपनी बनाओ। अगर ऑलरेडी रनिंग कंपनी है तो ये करने की जरूरत नहीं। दूसरा काम क्या करना है, आपको अपना नेट बैंकिंग से लॉगिन करके अपना स्टेटमेंट क्या कर लेना है, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर देना, जिस पीरियड के लिए आप रिकंसाइल करना चाहते हो। मान लो मैं पूरे साल भर के लिए रिकंसाइल करना चाहता हूं, पूरे साल भर के मैंने स्टेटमेंट को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना, कुछ लेजर्स बनाने हैं। स्पेशली आपको वो लेजर बनाना है जो बैंक का आप स्टेटमेंट अभी डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले लेजर में जाना है, और सबसे पहले अपने उसी बैंक का लेजर बना लेना है। जैसे मान लो मेरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मैंने लेजर बना लेना है। अब इसका आप सबको पता है बैंक का लेजर का ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट, और आपको अकाउंट होल्डर नेम डालना है। तो मान लो अकाउंट होल्डर नेम यही है, ऑलराइट। पीछे जैसे मान लो ये अकाउंट होल्डर नेम है, ये सब चीजें आपको स्टेटमेंट से पता पड़ जाएगी। जैसे देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर नेम क्या है, ये रहा अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अकाउंट नंबर, आपको इसी स्टेटमेंट में से ये अकाउंट नंबर यहां पर आपको मिल जाएंगे। आप इसी को यहां से कॉपी करिए और इधर लाके पेस्ट कर दीजिए। आईएफएससी कोड आप यहीं से पेस्ट कॉपी करिए, हर ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है तो आप यहां पेस्ट कर दिए। स्विफ्ट कोड की आपको जरूरत नहीं है। और बैंक नेम आप याद रखिएगा, अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तभी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। जब आप बैंक नेम पे आएंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी बैंक वर्किंग में हैं, इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जहां जहां भी टैली की प्रेजेंस है सारे बैंक नजर आएंगे। आपको अपना बैंक पिक करना होगा, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस लिस्ट में से, और ब्रांच आपको यहां पर बताना होगा कि इसकी कौन सी ब्रांच है जिसमें आपका ये अकाउंट है। तो आपने यहां पर अपना ब्रांच एड्रेस डाल दिया।
ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर भी बैंक एड्रेस डाल देना, हालांकि जरूरी नहीं है बट आप यहाँ पर भी डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप एक बार ही तो करने वाला काम ही है, बार बार तो नहीं करने का है। तो आप सारा सब कुछ डालिए यहाँ पर और अब आप इसको सेव कर दीजिए। एक लेजर तो आपको बैंक का बनाना है। कुछ आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम के लेजर भी बना लीजिए, ताकि आप जब रिकंसाइल करें तो वो चीजें आप कनेक्ट कर पाए बैंकिंग एंट्रियों के साथ। क्योंकि सबसे बड़ा टास्क, अगर आप अकाउंटेंट हैं, जो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा टास्क होता है जब स्टेटमेंट हम निकलवा के लाते हैं बैंक से और उसको हम क्रॉस चेक करते हैं अपनी बुक्स में जो हमने एंट्रियां की है। क्योंकि स्टेटमेंट में आपको वैसे हलवा नहीं मिलता है कि आपने उसको पढ़ा और आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। इसीलिए स्टेटमेंट को जब रिकंसाइल करना एक सबसे बड़ा क्या होता है, टास्क होता है। तो ऐसे में कुछ लेजर आप बना लीजिए, स्पेशली आपके इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर बना लीजिए। जैसे मैं अभी जैसे कुछ खर्चों के लेजर बना लेता हूं। जैसे मान लो मेरे ऑफिस एक्सपेंस का मैंने एक लेजर बना लिया, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ और नहीं करना आपको। और प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बना लिया। जैसे मान लो हमारा एजुकेशन लाइन में, जैसे मैं बताता हूं कि ये कुछ बहुत मोस्ट पॉपुलर एक्सपेंसेस होते हैं जो होते ही होते हैं हमारी बुक्स में, तो हमने ये कुछ लेजर बना लेने। रेंट बना लिया, जैसे रेंट एक्सपेंस, ठीक है। और सैलरी हो गया, जैसे आप अपना स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी एक मोस्ट पॉपुलर एक्सपेंस हो गया। और उसके अलावा बैंक चार्जेस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बैंक के चार्जेस भी हम लोग हमारी बुक्स में नज़र आते हैं। तो ये कुछ एक्सपेंसेस के लेजर बना लो। कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है तो कंप्यूटर से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, तो आप इनको सब आप खर्चों में डाल दीजिए। अब बात आती है इनकम की। तो आपकी इनकम, जैसे अगर आप एक ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, तो सेलिंग करते हो आप, तो सेल और परचेज के भी लेजर बनेंगे। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपकी सर्विस इनकम भी बतानी पड़ेगी। जैसे हमारे केस में हम लोग मान लो कोर्स फीस, ये हमारी बुक्स में जरूर नजर आता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, डायरेक्ट इनकम हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बैंक इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी ये आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी भैया, इनडायरेक्ट इनकम, ऑलराइट। और जैसे मान लो आप शेयर्स वगैरह का में भी डील करते हैं, तो डिविडेंड भी जैसे आपकी एक इनकम हो सकती है ना, तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ये कुछ आपकी इनकम के लेजर्स आप बना लिए, ठीक है। बाकी तो आप अपने, अब लेजर तो आप ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह के आपके बिजनेस में लेन देन होते हैं तो आप उस तरह से लेजर्स बना सकते हैं। अभी हमें क्या करने का है, ये हमने जैसे, ये हमारी थर्ड स्टेप होगी। पहली स्टेप क्या थी, कंपनी बनाना। दूसरी स्टेप क्या थी, अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करके उससे अकाउंट स्टेटमेंट जो भी पीरियड का आप चाहते हो, आपको उससे एक्सेल फॉर्मेट में क्या करना, डाउनलोड करना। और डाउनलोड करके आप कोई एक फोल्डर बना के उसमें आप रख लें। जैसे मैंने क्या फोल्डर बना रखा है, देखिए आप, मैंने ये फोल्डर बना रखा है बैंक स्टेटमेंट नाम से, और इसमें मैंने उसको रख लिया, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली तीसरी स्टेप में हमने लेजर बना लिए। अब चौथी स्टेप क्या होगी भैया, चौथी स्टेप में हमें अब अपने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है। याद रखिएगा, क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना। देखिए इंपोर्ट कहां से करेंगे सर, गेटवे ऑफ टैली पे मैं आ गया हूं। इंपोर्ट डायरेक्ट ऊपर दे रखा है ऑप्शन, तो आप इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट में आपको साफ तौर पे दे रखा है, देखिए बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको वहां पर जाना है। और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे बैंक लेजर पूछेगा। अब देखिए क्यों मैंने लेजर बनवाया, आप समझिए। मैंने लेजर इसलिए बनाया क्योंकि यहां पर वो लेजर नजर आएगा आपको। अच्छा, मल्टीपल बैंक अकाउंट है आपके बिजनेस में, तो उस केस में सारे बैंक अकाउंट नजर आएंगे। तो आप कौन सा स्टेटमेंट रिकंसाइल करना चाहते हो अपनी बुक्स के साथ, तो आपको वो पिक करना होगा यहां से। तो आपने यहां से अपना बैंक अकाउंट पिक कर लेना है। अब दूसरा जो सवाल होगा दूसरा, कि भैया वो फाइल कहां पड़ी हुई है, कौन सी वाली, एक्सेल वाली, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना स्टेटमेंट, ये जो मैंने एक्सेल की फाइल ओपन कर रखी है, इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। एक बार के लिए इसको क्या कर देता हूं, डोंट सेव करके क्लोज कर दिया मैंने। फाइल का पाथ बताना होगा, तो फाइल का पाथ बताने के लिए या तो आप पाथ रट लो और यहां लिख लो, देख लो पहले तो, और स्पेसिफाई कर लो। स्पेसिफाई हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो यहां पर स्पेसिफाई करे कि भैया वो कहां पड़ा हुआ है। मान लो ये सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, मान लो ये सी ड्राइव में डेस्कटॉप करके एक डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, और मान लो यहां पर आपने बैंक स्टेटमेंट का एक फोल्डर बना रखा, उसमें ये फाइल पड़ी हुई है। तो ये पाथ राइट करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ऐसे केस में मान लो मेरे को ये नहीं आता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करूंगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करूं, कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। अब देखिए आपका मान लो ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है,
तो डेस्कटॉप पे जाओ, कौन सा फोल्डर है, बैंक स्टेटमेंट, बस इसको सेलेक्ट कर लो और एंटर प्रेस कर लो, ये आ गया पाथ। डेस्कटॉप पे रखा हुआ था इसलिए ये, अब ये पाथ था। अब आपको देखिए, हम भी जो राइट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, तो ये पाथ सॉफ्टवेयर आपका पिक कर लेगा, इसलिए आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर कर खुद को पाथ पिक करना होगा। ऑलराइट, और अब फाइल फॉर्मेट क्या है आपका भैया, एक्सेल, तो आप एक्सेल ले लीजिए और यहां पर आपको फाइल नजर आनी चाहिए, ये रही वो फाइल, देखिए नजर आ रही है, शो मोर किया तो ये नजर आ रही है, इसको पिक कर लीजिए यहां से, और इसको जैसे ही पिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू इंपोर्ट, यस। अब सॉफ्टवेयर ये भी पूछ रहा है कि क्या आपको इसको प्रीव्यू देखना है, यस। यस करते ही आपको वो इंपोर्ट कर रहा है और प्रीव्यू दिखा देगा। अब आप देख सकते हैं ये आपका इस तरह से सारा का सारा इस स्टेटमेंट में जितनी भी एंट्रियां, 111 एंट्रियां, 111 ही एंट्रियां इसने क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली। एक बात और बताता हूं, अभी मैंने जब इंपोर्ट किया, इससे पहले मैंने एक बार पहले से इंपोर्ट कर रखा था, तो सॉफ्टवेयर ने मुझसे इसीलिए पूछा कि डू यू वांट टू री इंपोर्ट, मैंने यस किया तो उसने वापस से री इंपोर्ट कर दिया डेटा को, याद रखिएगा। वरना अगर आप एक बार एक्टिविटी कर चुके होंगे, जैसे अब देखिए आप मान लो आज 12 फरवरी तक का इंपोर्ट कर चुके हैं, तो दोबारा जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो आप उसको 12 फरवरी तक के स्टेटमेंट से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं, तो अगले पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगले पीरियड का आपको इंपोर्ट करवाना होगा, ठीक है। वरना वो सॉफ्टवेयर बोलेगा कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप समझिए यहां पर आपके सामने ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि 111 ट्रांजैक्शन है, ये विड्रॉल साइड है, ये डिपॉजिट साइड है, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर है, ये पूरा डेट सब कुछ ये लिखा हुआ आता है। स्टेटमेंट आप जब भी देखते हो इसी तरह से होता है। अब आप यहां से क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे ये इंपोर्ट आपका शुरू हो गया और टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं इंपोर्टेड एंट्री आ गई आपकी, न्यू एंट्री इंपोर्टेड सक्सेसफुली, कितनी काउंटिंग, 111। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट रिकंसाइल पे जा सकते हो, अदरवाइज आप यहां से एस्केप की करके एक बार के लिए बाहर आ सकते हो। इसे कहते हैं कि किस तरह से हमें अपने डेटा को क्या करना है, इंपोर्ट करना। अभी मैंने रिकंसाइल नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया है, अपने डेटा को इंपोर्ट किया, याद रखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अगली जो मेरी स्टेप होगी, 4 स्टेप होगी भैया, कौन कौन सी, कंपनी बनाई, अपना स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड किया, जो रिक्वायर्ड लेजर्स हैं वो क्रिएट किए, और अपने स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट किया। नाउ अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें रिकंसाइल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू में जाएंगे। देखिए गो टू दिख रहा है, और यहां से मैं बैंकिंग जैसे ही लिखूंगा तो यहां देखिए आ रहा है बैंकिंग एक्टिविटी, याद रखिएगा। तो 5वीं जो स्टेप होगी वो बैंकिंग एक्टिविटी, इस पर क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका ये बैंक नजर आ रहा है। सोचिए आपके पास, आपके बिजनेस में 5 बैंक है तो पांचों नजर आएंगे। अब आपको कौन सा रिकंसाइल करना है, तो ये एक नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें भी आप देखिए अवेलेबल ओनली इन बुक, बुक में अभी तक एक भी एंट्री नहीं की हमने, एक भी एंट्री नजर नहीं आ रही, और सारी की सारी एंट्रियां हमने क्या की है, बैंक में हुई है 111 एंट्रियां, क्योंकि बैंक से आई है। तो ये इधर कई बार क्या होता है कि आप रेगुलर अपनी बुक कीपिंग कर रहे हो, बैंक की एंट्रियां भी चढ़ा रहे हो, पेमेंट किया, रिसीव किया, सब चढ़ रहा है, तो हो सकता है 111 एंट्रियां अभी आपने इंपोर्ट की और ऑलरेडी 100 एंट्रियां तो आपने बुक्स में कर रखी है, तो खाली स्टेटमेंट में वो 11 एंट्रियां एक्स्ट्रा आ रही है जो कि बैंक ने तो कर ली लेकिन आपने अपनी बुक्स में नहीं की। तो यहां पर आपको फिगर नजर आएगा जब आप एक्चुअल अकाउंटिंग करोगे, तो याद रखिएगा, क्योंकि एक्चुअल अकाउंटिंग करूंगा तो रिसीव पेमेंट की भी एंट्रियां करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं ऑब्वियस सी बात है करूंगा, डे टू डे जब अकाउंटिंग करूंगा तो यहां पर आपको वो ट्रांजैक्शंस भी नजर आएंगे। हो सकता है पूरे के पूरे 111 नजर आए, हो सकता है कुछ आगे पीछे नजर आए। आप जब रियल में अकाउंटिंग करोगे तो यहां नजर आएगा, और जब आप इस पे एंटर मारोगे, याद रखिएगा, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा प्लेटफॉर्म। और यहां पर आप देख सकते हैं इन 111 एंट्रियों में से 92 एंट्रीज आपकी डिपॉजिट से रिलेटेड है, पैसा जमा होने से रिलेटेड है। 19 एंट्री आपकी विड्रॉल से रिलेटेड है, पैसा निकालने से रिलेटेड है। टोटल आपने कितना जमा किया, कितना निकाला, और टोटल कितना बैलेंस, एक्सपेक्टेड बैंक बैलेंस है आपका, वो यहां नजर आ रहा है। और आपका जैसे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आपका अभी जो आपने डाउनलोड किया हुआ वो इतना नजर आ रहा, तो इतना डिफरेंस है बेसिकली। अब ये क्यों डिफरेंस है, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस होगा, समझ रहे कौन सा,
ये पहले से पैसा होगा, क्योंकि इसमें ये जो 111 है ये ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तो अकाउंट पहले से चला आ रहा है, तो ये इतना पैसा पहले से पड़ा होगा, फिर ये एंट्रियां हुई तब जाके ये इतना नेट, ये अमाउंट आपका बढ़ना चाहिए। तो ये ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस होता है। अभी फिलहाल में अगर आपको रिकंसाइल करना है, मान लो अब देखिए यहां पर डेटा सिर्फ बैंक का आ रहा है, आपकी बुक में होता तो वो भी नजर आता बुक में, और दोनों के बीच में अगर आपको अब रिकंसाइल करना, अनरिकंसाइल ट्रांजेक्शन पे जाना पड़ेगा आपको। अगर अपनी बुक्स के साथ अपने डेटा को क्या करना है, रिकंसाइल करना है, तो आप यहां पर अनरिकंसाइल पे जाएं और एंटर प्रेस करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपकी ये ब्लू कलर में जो एंट्रियां दिख रही है सारी बैंक की एंट्रियां दिखेगी, और अगर आपने बुक्स में एंट्रियां की होगी तो वो आपको इन्हीं के साथ साथ ब्लैक कलर में नजर आएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसी नजर आएगी जो। तो ये आपको अभी एक भी एंट्री आपकी बुक्स में नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ यहां ब्लू नजर आ रही है, और वैसे भी यहां पर जो ब्लू नजर आ रही है वो अनरिकंसाइल एंट्रियां, मतलब ये एंट्री आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है। ऑलराइट, अब सर यहां से, अब ये तो हो गया आपका 5वां पार्ट, ठीक है, कि भैया बैंकिंग एक्टिविटी में जाना है। अब मेरे को यहां से डायरेक्ट एंट्री कैसे बनाना है, क्योंकि मान लो मैं अपनी बैंक की एंट्रियां अपने स्टेटमेंट से ही करता हूं, बाद में करता हूं, तो उस केस में मैं यहां से डायरेक्ट एंट्रियां कर पाऊंगा। अब मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं एंट्री करने के, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका, 111 एंट्रियां बनने वाली है, क्योंकि 111 ट्रांजैक्शन हुए हैं 1 अप्रैल 2024 से लगाकर 11 फरवरी 2025 तक। तो 111 एंट्रियां आपको चढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी बुक्स और बैंक के जो बैलेंस है दोनों मैच करेंगे। ऑलराइट, ऐसे केस में अब आप 3 तरीके से एंट्रियां चढ़ा पाओगे। पहला तरीका, एक एक करके, जैसे ये पहली एंट्री है। अब आप यहां ये भी समझिए डिपॉजिट की एंट्री है, जो इस साइड में जितनी भी एंट्रियां हैं सब पैसा आने की एंट्रियां हैं, इस साइड में जो भी एंट्री है वो पैसा जाने की एंट्री है। तो पहली एंट्री जैसे 15 अप्रैल की मैं चढ़ाने जा रहा हूं, 3000 रुपए आए हैं। अब मुझे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मेरी बैंकिंग को चढ़ा रहा हूं तो मुझे ये तो पता होना ही चाहिए कि 3000 कहां से आए। ऑलराइट, तो मान लो ये 3000 मेरी स्टूडेंट से फीस आई है, ये मुझे चढ़ानी है। तो मैं यहां पर देखिए साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट वाउचर, इस पर क्लिक करूंगा और देखिए ऑटोमेटिक रिसिप्ट वाउचर खुल गया और ऑटोमेटिक सेंट्रल बैंक अकाउंट ले लिया उसने अकाउंट में। आपको सिर्फ यहां बताना है कि ये क्या, ये आपको कोर्स फीस। आप यहां पर डेट भी डालने की जरूरत नहीं होती है, एक वाला साइड वाला पार्ट भी डालने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कोर्स फीस बताना 3000 और ये ट्रांजैक्शन में नीचे नजर आ जाएगा। आप अब इसको आराम से सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, इंस्ट्रूमेंट डेट भी आप जैसे यहां पर डाल दें 15 अप्रैल और इसको आप सेव कर दें। जैसे ही सेव होगा आप देखिए वो एंट्री गायब यहां से। अब वो अनरिकंसाइल नहीं रही, अब वो रिकंसाइल हो गई। रिकंसाइल का मतलब आपकी बुक में भी आ गई और स्टेटमेंट में भी है। तो जो एंट्रियां आपकी बुक में भी है और स्टेटमेंट भी है वो यहां नजर नहीं आएगी, यहां से हट जाएगी। आपको कैसे पता पड़ा सर? देखिए मैंने जैसे एंट्री की अब ये 110 एंट्रियां होगी, पहले कितनी थी? एक तरीका तो ये है कि एक एक एंट्री पास करते चलो। दूसरा तरीका बताता हूं आपको, दूसरा तरीका यह है कि एक साथ एंट्रियां पास करो। जैसे आपको पता है कि भाई ये भी फीस है, ये भी फीस है, ये भी फीस है, ये भी फीस है, सब सारी फीस है। अब आप एक साथ एंट्रियां कैसे पास करोगे बताता हूं। शिफ्ट के साथ आप इन एंट्रियों को सेलेक्ट करो, ठीक है। बीच में से किसी को हटानी है तो आप उसको हटा दो और अब आप यहां पर क्लिक करो। आपकी सारी की सारी 4 एंट्रियां मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, चारों जो ब्लू कलर में नजर आ रही थी। वापस देखना आप ध्यान से, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, 5 सेलेक्ट की, पहले 5 सेलेक्ट हुई, बीच में एक एंट्री मैंने हटानी थी तो मैंने उस पर सिंगल क्लिक कर दिया शिफ्ट के साथ, तो वो हट गई। अब मेरे को ये 4 एंट्रियां एक साथ पास करनी, क्लिक करूं, चारों एंट्रियां देखिए रिसिप्ट में आ रही है, ठीक है। अब मुझे पता है कि चारों की चारों क्या है, कोर्स फीस है, तो मैं यहां से कोर्स फीस लेता चलूं। लेजर, तो लेजर मैंने क्यों बनवाए आपको पता पड़ रहा होगा। लेजर इसलिए बनवाए ताकि आपको यहां नहीं बनाने पड़े, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको सेव करोगे, चारों एंट्रियां देखिए सेव हो गई और रिकंसाइल भी हो गई। अब देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर बैंक से आया, एंट्री बैंक से आई, और ये ब्लैक कलर में आपने इसको अपना लेजर नेम दे दिया और रिसिप्ट में आपने एंट्री की। ये आपस में डेटा मैच कर रहा है, आप इसको क्या करिए, मार्क एज रेगुलर एंड रिकंसाइल कर दीजिए। ये चारों के चारों एंट्रियां आपकी पोस्ट हो गई और ये मार्क हो गई। अब बाहर जाओगे ये नजर नहीं आएगी, 106 एंट्री रहेगी।
ये दूसरा तरीका, जब मल्टीपल वाउचर एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में ये आएगा सर बैंक में तो मेरे सैकड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये तो मातापुरी वाला काम है। भैया नहीं है, आप समझिए, बस आपको पहचानना पड़ेगा कि उसका अप्रोप्रिएट लेजर कौन सा है जिसमें मुझे उसको पास करना है। ऑलराइट, अब एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, पांचवा तरीका। लेकिन उससे पहले देखिए, अब मैं एक पेमेंट की एंट्री भी चढ़ा देता हूं। विड्रॉल 12,600, मान लो 12,600 मेरा बैंक लोन जा रहा है, बैंक लोन की EMI है, तो मैंने को यहां से क्रिएट करना है और यहां पर मैं एक लेजर बना लूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बनाया। मान लो SBI बैंक का लोन है, तो आप लेजर कैसे बनाते हैं? अब आप देखिए, एक मिनट, यहां से आपका लेजर देखिए, आप Alt C कर रहे हो तो आपको यहां से लेजर क्रिएट नहीं हो रहा है। ऐसे केस में आप क्या करिए, एक बार अपने लेजर, इसलिए मैंने आपको बोला कि लेजर, मोस्टली लेजर आप बना लीजिए पहले से ही, ठीक है। तो आप लेजर, जैसे मान लो मैं यहां पर SBI लोन, इसका लोन्स लाइबिलिटी ग्रुप डाल देता हूं, सेव कर देता हूं, ठीक है। अब मैं वापस से जा रहा हूं कहां पर, गो टू बैंकिंग एक्टिविटी, एंटर। 106 एंट्रियां अभी भी अनरिकंसाइल में पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करूं अनरिकंसाइल पे, और ये अब मेरी 12,600 पर जाके मैं क्रिएट वाउचर करता हूं, ठीक है। Alt C यहां पर आपका काम नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे केस में आपको ये लेजर लिस्ट यहां पर जो आ रही है बने हुए लेजर, उनमें से ही पिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर SBI लोन 12,600, और आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए। अब इंस्ट्रूमेंट डेट, वो डेट डाल देनी, ये वाली 25 अप्रैल, और आप इसको सेव कर दीजिए। ये एंट्री आपकी रिकंसाइल हो गई। अब आपकी कितनी रह गई, 105। अब जैसे आपने ये 50,000 किसी को दी है, तो क्यों दी है आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्यों दी है। मान लो मैंने ये दुकान का डिपॉजिट दिया, तो अब दुकान का डिपॉजिट का लेजर पहले से बना हुआ होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आप ये एंट्री पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या सिखाने वाला था आपको, ये भी बताता हूं कि अगर मान लो मुझे ये पता है कि यार ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन, ये 4, फिर शिफ्ट दबाऊं यहां तक, मान लो ये यहां तक के ट्रांजैक्शन, और इसमें से एक ट्रांजैक्शन को मैं हटा देता हूं, इसको, एक मिनट, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, कंट्रोल के साथ दबाना इसको, और आप यहां क्रिएट वाउचर करते हैं। अब ये सारी एंट्रियां आ गई आपकी। अब मान लो यहां पर आप इन सारी एंट्रियों को वो बताना चाहते हैं कोर्स फीस, तो आपको यहां पर एक एक करके कोर्स फीस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ये 5 ही है। सोचिए 5-7 ही है, 70-80 एंट्रियों को एक साथ करना, तो बार बार हर में कोर्स फीस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो ऊपर से, ये कॉमन लेजर में आपने अगर कोर्स फीस ले लिया, ध्यान देना, तो ये सब में कोर्स फीस अपडेट हो जाएगा, और अपडेट जब हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, अब ये सारी एंट्रियां आ गई, और मार्क एज रेगुलर करोगे, रिकंसाइल करोगे, यस करोगे, तो ये रिकंसाइल होगी, और ये सारी एंट्रियां यहां से हट गई। अब 98 रहेगी। ये भी एक तरीका है, क्योंकि जब मल्टीपल सिलेक्शन करोगे तो उस केस में हो सकता है सारी एंट्रियों में एक ही लेजर यूज हो। आपकी सारी इनकम है, फीस है बच्चों की, तो मैंने सारे पर कॉमन लेजर यूज कर लिया। तो इस तरह से आप रिकंसाइल कर सकते हो, और जो अनरिकंसाइल्ड डेटा है वो यहां पर रहेगा, और जो रिकंसाइल्ड डेटा है वो यहां पर नजर नहीं आएगा। अब आप यहां से बाहर जाओ, और अब आप देखिए ये सारा अनरिकंसाइल्ड डेटा आपको यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर बाहर आने के बाद एक जगह देखिए, आप F5 एक शॉर्टकट की नजर आ रही है, व्यू रिकंसाइल, इस पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि अप्रैल की 5 एंट्रियां रिकंसाइल्ड है, मतलब अप्रैल में 5 एंट्रियां आपकी बुक्स में भी है और बैंक में भी है। मई में 8 एंट्रियां आपकी बुक्स में भी और इसमें बैंक में भी, ये रिकंसाइल फिगर यहां पर नजर आएगा। और अगर आप यहां से देखोगे इस जगह से, तो ये सारा अनरिकंसाइल फिगर नजर आएगा, और इनके आपके हाथ में है कि इनको आप जब चाहें तब रिकंसाइल यहां से कर सकते हैं, डायरेक्ट वाउचर पास कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो ये एक टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लास में समझ में आया होगा। टोटल टैली से रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं उसका हमारा एक सेपरेट कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करिए कॉमर्स हब उदयपुर की, और वहां से आप
जिस तरीके के कोर्सेज परचेज करना चाहें जो अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है आप परचेज करिए, डिटेल में चीज़ें सीखिए। यूट्यूब पर आपको कंप्लीट हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि हम हर चीज़ के सारे वीडियो यूट्यूब पर डाल पाएं, लेकिन कोर्सेज जो चलते हैं रेगुलर बेसिस पे उसमें क्लासेस रिकॉर्ड होती है और बहुत डिटेल में उन कोर्सेज के जरिए आप लोग चीज़ें सीख सकते हैं। आई होप आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।